हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं कारक एकेडमी में। मैं अमित कारक आपको ये एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन में इनवाइट कर रहा हूं। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास टेक्स्ट बुक एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बीच में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये 4-5 लाइन जो दिख रहा है, ये आपको क्या लग रहा है कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपको जितना लग रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं, रिपीटेड आए हैं इसमें। इसको अगर एक बार समझ लिया तो आप मार्क्स ला सकते हो, आप दूसरों से आगे रह सकते हो। ये वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी पे क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंसता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा सा लैकिंग होता है, इसमें कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एंड में जब लास्ट पॉइंट समझने की बात आ गई तो मेजॉरिटी लोगों को समझेगा ही नहीं, क्योंकि चैप्टर्स में गैप हो जाता है। कोई रेस्पिरेशन पढ़ा नहीं, कोई रेस्पिरेशन कब पढ़ रहा है, एक साल बाद ब्रीदिंग पढ़ रहा है, तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे ही क्वेश्चन फंसाता है। ये चीज़ ड्रॉपर को रियलाइज होता है, ड्रॉपर पढ़ सकता है, वापस पढ़ रहा है वो। 2 साल 11th क्लास पढ़ने के बाद 12th क्लास करने के बाद एक साल ड्रॉप लेने के बाद उसको रियलाइज होता है कि हाँ, ऐसे जोड़ना पड़ता है। और ऐसा भी मुश्किल मुश्किल चीज़ है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने हैं, वो भी एकदम ह्यूमंगस है। हम नहीं कर पाते एक बार में। थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रह के। एक डेली 1 घंटे का क्लास लो, खत्म करो। ठीक है, तो इसमें देखो, ये लाइन को समझना वैसे ही मुश्किल था। इसमें एंड में इसको एनसीईआरटी ने क्या किया, ब्रैकेट में डाल के बोल दिया कि ये वाली पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, ये हमने इस वाले चैप्टर में कवर कर लिया है, अगर आप समझदार हो समझ लो। तो यही बात है, और ये चीज़ आपको कई चैप्टर्स में मिलेगा अक्रॉस एनसीईआरटी। बायोलॉजी स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे जगह पे है, और इसको ये कंफ्यूजिंग कर देता है। सही बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज कर देता है कई बार। इसी वजह से हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आता, और कोई हेल्प करने के लिए चाहिए होता है जो कनेक्ट करे। ठीक है, जिसको पता हो ये वाला चैप्टर और थोड़ा सा इसमें हिंट दे दे कम से कम। और जब वो वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तब उसमें थोड़ा सा हिंट दे दे, और हम खुद से कनेक्ट कर लेंगे बाद में जब रिवाइज करेंगे। तो एक टिप मैं देना चाहूँगा, आपने लेक्चर देख लिया, तो जहाँ तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है वहीं तक आपको वापस से खुद से पढ़ना है। एक बार विजुअलाइज किया, एक लेक्चर देखा, ठीक है, मैंने विजुअलाइज इनिशिएट कर दिया। अगली बार आपको एफर्ट डाल के एक बार विजुअलाइज करना है। ठीक है, अब विजुअलाइज कैसे करना है, आपको रीड करना है, टाइम लगेगा। रीड करना है, रीड करते करते एक एक स्टेटमेंट को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये वाला स्टेप नहीं होगा तब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुआ। इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। देखो, नीट में 360 आउट ऑफ 360 वही ला पाता है जिसको ये चीज़ रट्टा नहीं है, जिसने ये चीज़ समझ लिया है और चीज़ों को बार बार पढ़ लिया है। तो हर एक वर्ड उसके दिमाग में प्रेजेंट है, वो बस क्वेश्चन पढ़ रहा है, आंसर निकाल रहा है। इसीलिए उसका टाइम में पेपर खत्म हो रहा है। और बायोलॉजी आपका वॉल्यूम बना रहा है, 720 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 360 मार्क्स का बायोलॉजी आता है। ठीक है, अगर 360 या 300 प्लस अगर आपको बायो में नहीं आया तो आप कंपटीशन में स्टैंड वैसे ही नहीं करते, क्योंकि एक बेस दे रहा है। इसके बाद आपको ऊपर उठना है, ये बेस ले रहा है। और इसमें ये बेसिकली इजी होता है। जनरली क्या होता है, बच्चे यहीं से स्टार्ट करता है, क्योंकि इजी होता है, रीड करना है, थ्योरी है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। हाँ, इसमें असर्शन रिसेंट टाइमिंग में एनटीए वालों ने इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड डाल दिया है। उसको भी कैसे डील करेंगे मैं आगे जाके बताऊँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं अगला, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है, देखो, मैं ब्रीदिंग की बात किया था। ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन नहीं, उसको कॉमनली रेस्पिरेशन कह सकते हैं लेमन टर्म में, बट ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है,
मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन मतलब हम सांस कैसे लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से अटेंटिवली सुना होगा, एक्टिवली लिसन किया होगा मेरे क्लास को, तो आपको समझा होगा, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था इसके बारे में। तो आपको पहले ये कुछ यहाँ इस रीजन ये तो स्ट्रक्चर अगर आपको समझ गया, इस रीजन में आपको इस पैराग्राफ में आपको समझा होगा कि एट चेम्बर है, थोड़ा सी कैविटी जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, मैं रिवाइज करा दूं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ा हुआ है, पीछे थोड़ा सी कैविटी हमारा अपर मतलब लाइक हमारा जो बॉडी है, ट्रंक है गले के नीचे वाला हिस्सा, पैरों के ऊपर तक, ठीक है। ये दो हिस्से में डिवाइडेड है और कैविटी है, एकदम कैविटी और एयर टाइट, अंदर से पूरा कोई भी एयर नहीं है। ऊपर को बोलते हैं एब्डोमिनल, ऊपर को बोलते हैं थोड़ा सी कैविटी, नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल में इंटेस्टाइन वगैरह डाइजेशन हो रहा है, ऊपर रेस्पिरेशन वाला हो। दोनों को सेपरेट करता है डायफ्राम, एक डोम शेप मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, लेटरल साइड से क्या है, रिब केज, पीछे से क्या है, थोड़ा सी कैविटी के पीछे से क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, आगे से क्या है, खंजर जैसा स्टर्नम, ठीक है। और नीचे क्या है, डोम शेप्ड एब्डोमिनल, क्या बोलते हैं, डायफ्राम, डोम शेप्ड डायफ्राम। अच्छा, इन चीजों के बेसिस पे इनके और यहाँ पे लिखा हुआ है एनी चेंज इन थोरासिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इनटू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लंग। अगर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लंग होगा तो ऑटोमेटिकली हवा अंदर आएगा और बाहर जाएगा, ठीक है। और लंग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम क्या बोलते हैं, थोरासिक कैविटी को ऊपर नीचे करने में एफर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे थोरासिक वॉल्यूम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्क्स चाहिए, यहाँ से बहुत मार्क्स आता है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज लाइक करें, अपने दोस्त को शेयर करें। देखो, कंपटीशन तब नहीं होगा जब कोई और ये वीडियो देख के पढ़ लेगा, कंपटीशन तब बनेगा, आपका उससे कंपटीशन है ही नहीं, आपको उससे कंपटीशन है जो विजुलाइज करके बैठा है। आपको एफर्ट देना जरूरी है। एक रिक्वेस्ट है, आप शेयर करना, मेरा चैनल न्यू है तो थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाना। अगर आपको पसंद आए, रियली पसंद आए, तो ही शेयर करना। एंड आई एम अप्रिशिएटिंग, आपने अगर शेयर किया है, लाइक किया है, और सब्सक्राइब करना। मैं आगे पूरा का पूरा धीरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं नीट का प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे क्या होगा कि मैं जैसे जैसे लेक्चर डालूंगा आपको पता चलेगा ये लेक्चर है। मैं लिमिट करूँगा 1 आवर्स तक लेक्चर रखना, जो आप फास्ट पेस भी करके देख सकते हैं, स्लो पेस भी करके देख सकते हैं, आपके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है। एट द एंड आपका ये टेक्स्ट मायने नहीं रखता, आपने एनसीईआरटी कितने बार पढ़ा है वो मायने लगता है, कितने बार पढ़ा है, और आप एनसीईआरटी को विजुअलाइज कर सकते हो कि नहीं। विजुअलाइज करना अलग, अभी बिना देखे आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो, तब जाके आपका 360 आउट ऑफ 360 बन सकता है। तभी क्लेम करना, विदाउट विच आप कोई भी कोचिंग में चले जाओ, कितना भी पैसा लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही बता रहा हूँ। आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, टेक्स्ट बुक आपके दिमाग में होना चाहिए। विजुअलाइज करोगे, वर्ड टू वर्ड दिमाग में आ जाएगा। ऐसा सच आपके पास वर्ड ना भी हो, आपने आंख बंद किया है, एक मेमोरी मैकेनिज्म है जो कि साइकोलॉजी से प्रूवन है। तो उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को याद करने के लिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, किसी चीज़ को याद करने के लिए उसको लोकेशन दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से एंटर कर रहे हो, एंटर करते हैं आपको क्या दिखेगा, मान लो एक घड़ी दिख रही है एंटर करते हुए, तो वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डाल दो जो आपको याद नहीं हो रही। उसके बाद आप मूव कर रहे हो, आप किचन में पहुँचे, किचन में आपने ये देखा, तो यहाँ पे एक और चीज़ डाल दो। ऐसे पूरे के पूरे घर में आपने ऐसा कर डाल दिया इन्फॉर्मेशन जो तो आपको याद नहीं हो रही थी, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अभी जब आपको रिकॉल करने की बारी आई, तो आप विजुअलाइज करो अपना घर से एंटर किया, एंटर करते आपको क्या दिखेगा, वही वॉल, वही क्लॉक से आप ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो जाएगा, क्लॉक पे आपने ये वर्ड डाला था। आप फिर किचन गए, किचन में जाने के बाद आपको किचन में ये दिखा, उसमें एक वर्ड जो आपने एसोसिएट किया था वो रिकॉल हो जाएगा अपने आप।
तो ये एक मेमोरी टिक है। वैसे ही आप किचन ना अज्यूम करें, अपने आप को अज्यूम करो, योर बॉडी इज योर टेम्पल एंड इट विल गिव यू हिंट्स। ठीक है, आप विजुअलाइज करो, आपको एक एक वर्ड आ जाएगा। जैसे कि मैंने कल स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, फिर ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस का ग्लॉटिस का मतलब क्या है, ग्लॉटिस किस चीज़ का नाम है। ठीक है, एपिग्लॉटिस का मतलब क्या है, ट्रकिया कहाँ पे डिवाइड होता है, कौन से सेगमेंट पे, ये सारे सवाल रिकॉल करना। ट्रकिया कहाँ पे डिवाइड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, कहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट है, कहाँ तक रेस्पिरेटरी पार्ट है, कहाँ पे कंडक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, ये सब सवाल बन सकता है। आपको अगर विजुअलाइज हुआ तो इसका जवाब आप यूं चुटकियों में दे देंगे, आपका सवाल, और आपको मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर इससे आपको मोटिवेशन मिली तो आगे बढ़ते हैं। आप यही चीज़ बने रहे, एंड तक बने रहे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही करता रहा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, दो स्टेज है ब्रीदिंग का, दो स्टेज है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन सेम चीज, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन वेयर एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, हवा अंदर आना। ठीक है, एक्सपीरेशन, इस पे खास सच डेफिनेशन कोई पूछता भी नहीं, बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट, एल्वियोलर का एयर बाहर धकेल देना, एक्सपीरेशन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर इन into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient। pressure gradient एक टर्म आ गया जो किसी ने बताया नहीं होगा, तो यहाँ पे सुनना। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर इज काइंड ऑफ एयर में फोर्स। ठीक है, आपको धक्का मार देना। ठीक है, एयर को प्रेशर लगाना मतलब एयर को धक्का मारना, सिंपल सी बात है। एयर को कैसे धक्का मारोगे, ठीक है, प्रेशर जनरेट करके। ठीक है, आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट को धक्का मार सकते हो बाय फोर्स, अगर आप एयर को धक्का मारना है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एयर को एक्चुअली क्या होता है, एयर के पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, उसको दबाते हैं, इसका मतलब प्रेशर बना रहे हैं। बेसिकली ये टर्म प्रेशर फिजिक्स में समझोगे, बट फिजिक्स को केमिस्ट्री को अलग अलग नहीं देखना चाहिए आपको, कंप्लीटली ओवरऑल साइंस है। टू नो, यू वांट टू नो, यू वांट टू नो, एज सिंपल एज दैट। कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री हमारे कन्वीनियंस के लिए, बाकी सब कुछ ओवरलैपिंग है, ओवरलैप करते रहने देना। साइंस इज ओवरलैपिंग एंड इट इज कनेक्शन, एवरीथिंग विल कनेक्ट इटसेल्फ ग्रेजुअली। अभी क्या होता है ना कि जो प्रेशर है, प्रेशर इस टर्म को क्या होता है, अगर हमने एयर को दबाया, ठीक है, तो एयर अंदर से धक्का मारता है, उसी धक्के को प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, अभी ग्रेडियंट को समझाऊंगा, एक एक वर्ड समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा मेरा मेहनत। ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर से करें। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब ये देखो, आप बायोलॉजी में आगे बढ़ जाओगे, इस वर्ड को ना समझ के भी आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अगर आप ड्रॉपर हो, आपको समझेगा कि एक पॉइंट पे आपका मार्क्स कांस्टेंट हो गया है, हर बच्चे को होता है, हर बच्चा एफर्ट लगाता है, फिर एक पॉइंट पे मार्क्स कांस्टेंट हो गया, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, कुछ रीजन है, क्योंकि कुछ चीजें आपने स्किप करते हुए चली थी, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट। समझ आ रहा है, आपको ग्रेडियंट का मतलब नहीं समझा था क्योंकि आपने फिजिक्स में वहाँ पे ग्रेडियंट नहीं पढ़ा होगा, या फिर फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में भी ग्रेडियंट को छोड़ दिया होगा। तो ग्रेडियंट यहीं के यहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, प्रेशर का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। प्रेशर का डिफरेंस होना, स्मॉल स्मॉल डिफरेंस, जिसकी वजह से बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, लंग और एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, जिसका डिफरेंस होगा, प्रेशर में डिफरेंस है। ठीक है, वो प्रेशर, स्मॉल स्मॉल प्रेशर में डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं। और एयर का, हम एयर एक बेसिक फिजिक्स का रूल है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, वहाँ से कम प्रेशर की तरफ एयर फ्लो कर जाता है, एयर धक्का खा के चला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा, अंदर मैंने प्रेशर ग्रेडियंट बना लिया, प्रेशर एटमॉस्फेयर से थोड़ा 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 कम कर दिया। किस तरीके से, एयर अपने आप मेरे मतलब उस डेजिग्नेटेड पाथ से आएगा,
फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा। ये फिजिक्स का फिनोमिना है, अलग रख के नहीं देख सकते, ऐसा नहीं कर सकते फिजिक्स में पढ़ेंगे, नहीं, साथ में लेके चलोगे तभी ये समझेगा। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। क्यों हो रहा है? वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन लंग्स एंड द एटमोस्फियर। मैंने बता दिया। देखो, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, ठीक है, प्रेशर विद इन द लंग्स क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी मतलब लंग के, हाँ, और इंट्रा मतलब विद इन। ये वर्ड काफी आएगा आपके सामने, तो यहीं पे क्लियर करते चलो। इंट्रा मतलब विद इन, लिख के रखो एक नोट्स में, इंट्रा इक्वल्स टू विद इन, इंटर मतलब बिटवीन, इंटर मतलब विद इन, किसी चीज के अंदर। अगर हम बात करेंगे विद इन समथिंग, लंग के अंदर की बात करेंगे तो इंट्रापल्मोनरी बोलेंगे, ठीक है। इंट्रा, इंटर मतलब दो चीज के बीच में अगर बात करेंगे, जैसे कि मैंने लंग्स ले लिया, अप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैंने लंग्स किया, दो लंग्स है, उसके बीच में अगर कोई स्पेस है तो मैं क्या बोलूंगा? इंटरपल्मोनरी स्पेस। अच्छा ठीक है, एक और एप्लीकेशन पिछले क्लास को रिकॉल करना। दो लेयर कवरिंग बोला था, प्लूरल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। इन दोनों के बीच में, बिटवीन, क्या बोले? या फिर मैं ऐसा बोलूंगा इन दोनों के अंदर है, ठीक है। इंटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। बेटर टर्म, आपको टर्म्स टर्मिनोलॉजी समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है? इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, वो बोलना अलग है। हमने क्या किया? अंदर का प्रेशर कम कर लिया। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? बाहर का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज्यादा है, हाई टू लो फ्लो हो जाएगा, तभी इंस्पिरेशन होगा। विजुअलाइज करो, बाहर हाई, अंदर लो, हाई टू लो फ्लो होगा। वैसे ही इन्होंने क्या किया? कंपैरेटिव टर्म में लिखा है, स्टेटमेंट में, इसी स्टेटमेंट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा बोल रहा है, लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो अगर कम है बाहर से, कंपैरेटिवली बोला है, हाई लो में नहीं बोला है, कंपेयर किया, अंदर का कम है, इसका मतलब बाहर का ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली। अंदर का अगर कम कर लिया हमने प्रेशर, तो एयर अंदर आएगा, अगर अंदर का प्रेशर बढ़ा लिया तो एयर बाहर जाएगा, ठीक है। अभी अभी थोड़ा फिजिक्स का टर्म आएगा यहाँ पे, देखो, दैट इज, थोड़ा अलग टर्म में बोला, दैट इज इन अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया फिजिक्स में। नेगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है? अगर नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर नहीं पड़ेगा, समझ आएगा तो नहीं समझेगा। नेगेटिव प्रेशर कहीं भी होगा, इसका मतलब सक्शन हो रहा है, ठीक है। आप स्ट्रॉ से अगर कोई ड्रिंक को पी रहे हो तो आप सक्शन क्रिएट कर ले रहे हो, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर ले रहे हो, वैक्यूम क्रिएट कर ले रहे हो। कहीं पे भी वैक्यूम है, कोई भी नथिंग है, तो एयर का एब्सेंस है, तो नेगेटिव प्रेशर हो रहा है। अगर नेगेटिव प्रेशर हो रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर, उसके सराउंडिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रेशर होना है, कंपैरेटिव टर्म है। अगर नेगेटिव क्रिएट किया है तो कहीं से कहीं ना कहीं एयर निकाल के, एयर के एब्सेंस में वैक्यूम किया होगा, इसीलिए नेगेटिव डेवलप हुआ है। एज सच कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर इनसाइड इन द लंग होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तभी सक्शन क्रिएट होगा। वो सक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? मसल के थ्रू, आगे बताऊंगा। सिमिलरली एक्सपीरेशन टेक प्लेस, इसका ऑपोजिट, अगर अंदर हायर है या फिर पॉजिटिव प्रेशर प्रोड्यूस कर लिया है, बहुत ज्यादा एयर फिल कंप्रेस्ड हो गया है, ठीक है, वो एयर को रिलीज करना, तो एक्सपीरेशन होगा। अंदर का प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। अभी मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट के थ्रू बोला है, पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। अभी मैं कंपैरेटिवली नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अंदर का प्रेशर हाई है तो एक्सपीरेशन होगा, अंदर का प्रेशर लो है तो इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। अंदर अगर नेगेटिव प्रेशर है तो इंस्पिरेशन होगा, अगर पॉजिटिव प्रेशर है तो एक्सपीरेशन होगा। क्लियर? आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये चीज़ आप मेरे साथ अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इसका मतलब आप फोड़ दोगे, पेपर क्रैक कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इन द सेंस विजुअलाइज करना, बस
स्टडी टाइम में लिखो नहीं, लिखना नहीं होता है, विजुअलाइज करना होता है, टेक्स्ट बुक को अंदर छापना होता है। टेक्स्ट बुक लेके नहीं जाओगे आप एग्जाम में, ध्यान में रखना, टेक्स्ट बुक लेके नहीं जाओगे, अपने दिमाग को लेके जाओगे, अंदर दिमाग में ला लो, ठीक है। द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, ठीक है, इसके थ्रू मैं इसका प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करूंगा, ठीक है, ठीक है। अभी मसल की बात कर रहा हूँ, मसल में ध्यान देना, दो तरह के मसल है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। अच्छा, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल है। इंटरकोस्टल, इंटर मतलब दो चीज के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स, दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ऐसे ये दोनों अगर रिब्स अज्यूम करो तो इसके बीच में मसल ऐसे होगा, ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा होगा। मसल स्ट्रैंड्स होते हैं, धागे जैसे होते हैं, जो एकदम इकट्ठे होते हैं। आगे जाके लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, ये दोनों चीज, डायफ्राम मैंने बोला था अंदर कैविटी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो कैविटी में चेंज आएगा। इधर लेटरली अगर रिब ऊपर जाएगा, ऐसा एक्सपांड करेगा, मतलब दोनों के बीच में स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो खुलेगा। स्टर्नम ऊपर जाएगा, उसके सराउंडिंग आजू बाजू यहाँ पे रिब के पास क्या बोलते हैं, कार्टिलेज होगा, जो स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे जाके मैं बताऊंगा। इन चीज़ों की वजह से हम प्रेशर ग्रेडियंट बना पाते हैं, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एयर अंदर बाहर करता है, ठीक है। सिमिलर कहाँ थे हाँ, ठीक है। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ठीक है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग डायफ्राम, ठीक है। मैंने बोला डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब ऐसा एक्सपांड, ऐसा खींचूंगा नीचे से ऊपर, अपने जगह से नीचे खींचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन मसल में, जो लोकोमोशन में पढ़ेंगे, मसल में कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कॉन्शियसली एफर्ट लगा के मैं कॉन्ट्रैक्ट करा सकता हूँ। रिलैक्सेशन, जो वापस से रिलैक्स हो जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन हम लोकोमोशन में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बनाए रहे, सस्पेंस बना रहे, है ना, समझेगा तब, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एयर कैविटी बढ़ गया, इंस्पिरेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देखो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड मतलब नीचे आना, तो इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, रिब्स का इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना, रिब्स बाहर आ जाना, रिब्स एंड स्टर्नम एक्सपांड होना, तो इंस्पिरेशन, हवा अंदर आ रहा, ठीक है। थोड़ा ऐसी कैविटी का उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब रिब्स एंड स्टर्नम एक्सपांड, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स एंड स्टर्नम रेज और एक्सपांड। इस चीज की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, वॉल्यूम, हम थोरैक्स का वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं और हवा ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। वही चीज अपोजिट कर देंगे तो डायफ्राम को अगर रिलैक्स किया, अपना वापस से डोम शेप ले लिया, देखो ध्यान से देखो, दो डायग्राम पे, ये बाहर आया हुआ दिख रहा है, ये अंदर जाया हुआ दिख रहा है, और स्टर्नम अंदर जा रहा है, मतलब वापस से रिलैक्स हो जा रहा है। तब क्या हो रहा है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने के बाद वजह से प्रेशर अंदर पॉजिटिव क्रिएट हो गया और एयर को पुश होना पड़ गया। यहीं पे डायफ्राम नीचे आने पे, रिब्स को रेज होने पे, यहाँ पे सक्शन, वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, जिसकी वजह से एयर ऑटोमेटिकली अंदर है, ठीक है। अभी स्पीड में पढ़ लेंगे, आपको समझ गया होगा। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, whereas the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis increases, ठीक है। वॉल्यूम कहाँ पे पड़ रहा है,
देखो डायफ्राम इसने क्या बोला, दो तरह की एक्सेस है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। एंटीरियर मतलब हेड के तरफ, पोस्टीरियर मतलब टेल के तरफ। हमारे पास टेल बोन है, हाँ टेल नहीं है बट टेल बोन तो है। अच्छा, जहाँ पे भी बॉडी का टेल है वो पोस्टीरियर है, जहाँ पे भी बॉडी का हेड है एंटीरियर, आगे पीछे, ठीक है। ऊपर नीचे डॉर्सल वेंट्रल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। डायफ्राम, ये इस स्टेटमेंट में ही कह रहा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर नीचे वाले एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा रहा है। अभी अगला बोलेगा बाहर वाला, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो दो चीज में हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर वाला इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप। ध्यान देना, ये स्टेटमेंट एक बार हाईलाइट कर लेना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब एंड स्टर्नम, causing, आगे देखना, causing the increase in the volume of thoracic chamber in कहाँ पे, dorsoventral axis। dorsoventral मतलब आगे पीछे वाला, dorsoventral मतलब पीछे जो रिब वर्टिब्रल कॉलम है, आगे जो रिब केज है, इस एक्सेस में वॉल्यूम बढ़ाना। और एंटीरियर ऊपर नीचे वाले, एंटीरियर पोस्टीरियर में डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अभी मैंने बोला था रिलैक्स ऑटोमेटिकली होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एनर्जी लगता है और एफर्ट लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो दोनों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, रिलैक्स करने के लिए मसल ऑपोजिंग पैर में लगे हुए होते हैं। बाइसेप भी अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे फिंगर को ऐसा कर्ल कर रहा हूँ तो यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके पीछे वाला मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर जाएगा। ये अगर पुल कर रहा है तो रिलैक्स कर जाएगा। यहाँ पे मैंने एफर्ट लगा तो यहाँ पे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। वहीं पे अगर यहाँ पे पुल करूंगा, यहाँ पे से पुल करूंगा तो ये ऊपर वाला मसल रिलैक्स कर जाएगा। तो वैसे ही एक्सटर्नल अगर कांटेक्ट कर रहा है तो रिब्स ऊपर आ रहा है, ठीक है। अभी एक्सटर्नल वाला कांटेक्ट कर रहा है तो रिब्स ऊपर आ रहा है। अगर इंटरनल कांटेक्ट करेगा तो ये नीचे खींचेगा, अंदर से है वो नीचे खींचेगा तो एक्सटर्नल ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो गया। काफी डेप्थ है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो वही, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिब्स लिफ्ट अप होता है। अगर अगले में बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, आगे जाके वही होगा, और कुछ होना है नहीं है, मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। इतने बार पढ़ा है तो आगे इन लोगों ने इंटरनल ही बोला होगा, लॉजिकली सेंस भी बनाता है। देखो अभी क्या होता है कि इंटरनल इंटरकोस्टल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर जाएगा और ये वापस से अंडर से नीचे आ जाएगा, मतलब अपनी जगह पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा, एरोमेटिकली बाहर आ जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। मैंने बोला रिफ्लेक्ट करता है दोनों साथ में, ठीक है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंटरपल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ये ध्यान से देना। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ध्यान से समझो, ध्यान से बारीकी से देखना। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी लंग के अंदर वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ है, ध्यान से देखना, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज होना मतलब एक्सपांड किया लंग, डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हो गया, ठीक है। ये कैसे समझा, अगर आपको पता होगा, अगर कोई भी चीज मतलब लाइक फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स का केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि गैसेस का लॉ, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है गैस का। सिंपल एज दैट। क्या होता है, अगर मैंने विजुअलाइज करो, मैंने बॉटल रखा है, उसके अंदर एयर है, अभी उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो
एयर ज्यादा धक्का लगाने लगेगा, ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो प्रेशर बढ़ाएगा। तो वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ जाने पे प्रेशर कम हो जाता है। समझ रहे हो? तो इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा चलेगा, इसीलिए उल्टा लिखा है, यहाँ पे समझने में मुश्किल होती है इसीलिए। An increase in pulmonary volume decreases the intra, देखो इंक्रीज लिखा है, डिक्रीज है, ऑपोजिट चलना है। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure। इससे क्या होगा? Which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration। सिंपल। अभी देखो रिलैक्सेशन, द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल returns the diaphragm and sternum to the normal position and reduces the thoracic volume। thoracic volume कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। thereby the pulmonary volume, ठीक है, this lead to increase in intrapulmonary pressure, ठीक है, प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर टू स्लाइटली अबव, देखो ज्यादा नहीं कर पाता है, अपने क्षमता के हिसाब से करता है, टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर, बाहर निकल जाना, फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन। वी हैव द एबिलिटी टू, अभी देखो क्या लिखा है, ये देखो यहाँ वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से बार बार पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, संभाल के पढ़ना, स्लोली तोड़ के पढ़ना। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in abdomen। हम जोर लगा सकते हैं, देखो ये तो नॉर्मली अपने आप होता है, हम विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट अपने आप हो जाता है, ठीक है, बट हम एडिशनल प्रेशर, यहाँ पे एडिशनल समझ लो, नॉर्मली हम कर रहे हैं और आगे वॉल्यूम आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये बेस बनाने के लिए डाला है, बहुत रीजन है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, आप सोचोगे ऐसे ही लिख दिया है, नहीं, एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग है, अगर नहीं होता तो निकाल देते वो लोग कब का। तो ध्यान देना, एक एक स्टेटमेंट ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब एब्डोमिनल मसल है, एब्डोमिनल पेट का जो मसल है यहाँ पे डायफ्राम, डाइजेस्टिव, वो हम कॉन्शियसली एक्सपांड, मतलब पेट को फोर्सफुली रिलीज कर देंगे, एक्सपांड करेंगे, एडिशनल मसल है वहाँ पे एब्डोमिनल वॉल में, उसकी वजह से मैं एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता हूँ, एडिशनल प्रेशर पॉजिटिव या प्रेशर नेगेटिव क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर बाहर कर सकता है इन केस ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, अभी आगे यही लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है, ठीक है। अभी देखो, ऑन एन एवरेज एन हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये फैक्ट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट नोट कर लो, आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके। The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by spirometer। ये एक और MCQ है, वर्ड टू वर्ड आ जाएगा, किससे मेजर करते हैं? स्पिरोमीटर वॉल्यूम, हाँ, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम किससे मेजर करते हैं? स्पिरोमीटर, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो कि ये है पल्मोनरी कैपेसिटी बताता है, किसी का वीक हो गया, किसी का कितना स्ट्रेंथ है। अभी ये पढ़ें, तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, अभी कितना वॉल्यूम अंदर रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो बता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, मैच द कॉलम आ सकता है, इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, हर साल दिख सकता है, रेस्पिरेशन से अगर कोई सवाल आ सकता है, ये कुछ जगहों पे आ सकता है। टाइडियल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडियल वॉल्यूम टीवी बोलते हैं, ये इनका शॉर्ट फॉर्म भी आ जाएगा ना, शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, टीवी क्या है? नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, ध्यान देना, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो एयर अंदर बाहर हो रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो एयर अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो एयर अंदर बाहर हो रहा है उसको टीवी बोलते हैं। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली
टू 6000 से 8000 मिलीलीटर। यूनिट भी ध्यान देना, कभी कभी यूनिट गड़बड़ करके आपका मार्क्स कट सकता है। ये मिलीलीटर बोला है, देखो मैं बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कट सकता है। अभी मिलीलीटर के जगह पे क्या बोलते हैं कुछ और सिमिलर, सीएम सेंटीमीटर लीटर, मिली सेंटी, हाँ CML या फिर ऐसा कुछ बना सकता है। पर मिनट की जगह पे पर आवर कर सकता है। तो क्या होगा, क्या करोगे, 60 मिनट है, उसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं वो लोग, यहीं पे बिगाड़ सकते हैं। ये सिर्फ मतलब जो एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके जाएगा उसी वही कर पाएगा। देखो अभी ये आता है कि ये नंबर याद करना है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml, सीधा MCQ आ सकता है। दो चीज़, पहली चीज़ मैं एक में समझा रहा हूँ, बाकी सब में वही MCQ आएगा, ठीक है। मतलब लाइक पहला बता रहा हूँ। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन, उसका अमाउंट, ठीक है, ठीक है। ये अलग से याद रखो, 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मीटर। मैं कराऊंगा, MCQ कराऊंगा, मैं अलग से एक वीडियो इस पे रखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं अलग से डायग्राम बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल पॉसिबल नहीं है, मैं कल के वीडियो में डालूंगा, ठीक है। डायग्राम देख लेना, मैं उसमें पर्सनली हैंडमेड डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको विजुअलाइज हो जाएगा। एक सेकेंड मैं चेक करना चाहूँगा रिकॉर्डिंग तो चालू स्टॉप नहीं हो गया, ठीक है। हाँ आगे बढ़ता है। टाइडल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है। टाइडल मतलब लाइक इट्स लहर, लाइक टाइड्स मतलब समुंदर की लहर। नॉर्मली समुंदर आया, वेव आया गया, आया गया, आया गया, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो। तो ऐसा विजुअलाइज करो, 500 ml एयर अंदर आया, 500 ml एयर बाहर आया। नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन में ऐसा होता है। मैं आग बंद करके बता रहा हूँ, 500 ml अंदर बाहर 1 मिनट में 6000 से 8000 ml तक कर सकता है। ये चीज़ मैंने कहाँ पे मेजर किया, स्पाइरोमीटर में। 1 मिनट में मैं कितने बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सकता हूँ, 12 to 16 टाइम्स, ठीक है। और बेसिकली एक और एडिशनल बता सकता हूँ, तो बच्चों में इंस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, मतलब 12 से ज़्यादा होगा, और बूढ़ों में भी शायद ज़्यादा होता है। ये जनरल फैक्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो शायद पूछ भी सकता है या फिर हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। अभी क्या है ना, हमारे पास रिजर्व वॉल्यूम है। नॉर्मली ये जो डायफ्राम और पल्मन इससे रिब के चेंजेस की वजह से जो भी वॉल्यूम हो रहा है 500 हो रहा है। हमारे पास एडिशनल मसल भी तो है। अच्छा, वो एडिशनल मसल कितना जगह मतलब कितना पोटेंशियल रखता है अभी भी, मतलब लाइक इतना जगह और है, मतलब हमारे अंदर और एबिलिटी है वॉल्यूम इंक्रीज करना, थोरेसिक वॉल्यूम को और इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ जो मैं रिजर्व रखा हूँ, जो मैं ज़रूरत पड़ने पे मैं एफर्ट लगा के कर सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है, टाइडल वॉल्यूम से हो जा रहा है कम, ठीक है। दो रिजर्व वॉल्यूम है हमारे पास, आरबी, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम है, मतलब टाइडल से एक्स्ट्रा कितना कैपेसिटी। इंस्पिरेशन में अलग है, एक्सपीरेशन में अलग है, इसीलिए ध्यान देना, ठीक है, इसीलिए अलग अलग है, ठीक है। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। ये 500 से एडिशन है, 500 से ज़्यादा, ठीक है। एवरेज इज क्या बोलते हैं, एवरेज इज 2500 ml से 3000 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व कम है, हम फोर्सफुल ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, एक्सपायर कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपिरेटरी रिजर्व क्या है, पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज इज 1000 से 1100, ठीक है, 1000 से 1100। MCQ बनता है, ये नंबर को याद करने का ट्रिक मैं बता दूंगा। मेरे चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करोगे तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, अगर बेल आइकन दबाओगे तो, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उससे ये चीज़ क्लियर होगा, MCQ करने के हेल्प होगा।
ठीक है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे एक और वीडियो सिर्फ डायग्रामेटिकली पढ़ाने के लिए बनाना पड़ सकता है। ठीक है, रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, बेसिकली क्या होता है रेसिड्यूल वॉल्यूम मतलब बचा हुआ। ठीक है, अभी क्या होता है कि फोर्स करने के बाद भी देखो 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 क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। सिंपल, अगर मैंने फोर्सफुली एक्सपायर भी कर दिया, बहुत मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, 500 ml निकाला, तो मैंने और फोर्स किया तो 1100 निकल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, रिजर्व इतना है तो 500 के ऊपर 1100 निकल जाएगा, बट फिर भी हमारे पास थोड़ा सा वो इतना मिलीलीटर बच जाएगा एयर अंदर, 1100 से 1200। ये ज़रूरी है, अगर नहीं बचे तो जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर कोलैप्स कर गया टूट जाएगा, क्योंकि और क्यों बाउंस बैक नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान से देखना, इसके पास सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में ही सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं जो वापस से एक्सपांड कर सकता है, बट एल्वियोलाई एक बार कोलैप्स कर गए तो एक्सपांड करना मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, by adding a few respiratory measures described, one can derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis. बेसिकली ये चार चीज़ें बेसिक चीज़ हैं। अब इन चीज़ों को ऐड करके हम कैपेसिटी बता सकते हैं। कैपेसिटी मतलब इतनी जगह है मेरे पास, इतनी कैपेसिटी, इतनी पोटेंशियल है वॉल्यूम के टर्म्स में, कि मेरे लंग्स में इतना कैपेसिटी है वॉल्यूम में। ठीक है, ठीक है, अभी टोटल 3-4 चीज़ है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब मेरे पास इंस्पायर करने का, मतलब एयर इन अंदर लेने का कितना कैपेसिटी है। तो टेक्निकली बिना इसको स्टेटमेंट को देखे मैं बताऊंगा। अगर आपको ये ऊपर के 4 अगर क्लियर है तो ही आगे बढ़ो, नहीं तो मतलब नहीं है। डेफिनेशन पढ़ के कुछ दिमाग में नहीं जाने वाला, सिंपल एज दैट। आपको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा इनके बाद। ठीक है, कैपेसिटी कितना जगह है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब कितना जगह है। ठीक है, अभी मैं आँख बंद करके बता रहा हूँ, आप भी ऐसे ही आँख बंद करके करना अगली बार से। मेरे से सीखो क्या करना कि टाइडल वॉल्यूम 500 है। ठीक है, अगर मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ तो पहले 500 ml नॉर्मली मैं इंस्पायर कर लूँगा, प्लस अगर मैं फोर्सफुली इंस्पायर करता हूँ तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला भी यूज़ हो जाएगा, जो कि 250 है। 250 से 3000 है शायद, हाँ 250 से 3000 ml है। ठीक है, तो 500 प्लस 2500 या 300, तो ये कितना हो जाएगा 3000 से 3500। ये हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इंस्पायर करते कम है, इतना ही एयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास क्षमता नहीं है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। ये आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन करना है, मतलब टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, मतलब नहीं मैं नॉर्मल एक्सपायर कर रहा हूँ, फोर्सफुली नहीं, और अभी इंस्पायर कर रहा हूँ, तो पहले नॉर्मल वाला भरेगा फिर एडिशनल वाला भरेगा, और इतना ही मेरा कैपेसिटी है इंस्पिरेशन के टर्म्स में। एक्सपीरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये टर्म देख लेना, टी.वी. प्लस IRB। ठीक है, IC इक्वल्स टू टी.वी. प्लस IRB। ठीक है, दूसरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वैल्यू ऑफ एयर अ पर्सन इन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मली इंस्पायर किया मतलब टाइडल वॉल्यूम जितना 500 ml इंस्पायर 500 मिलीलीटर ऑफ एयर इंस्पायर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपायर कर रहा हूँ, तो एक्सपायर करते करते 500 मिलीलीटर पहले निकलेगा टाइडल वॉल्यूम का। ठीक है, पहले। दूसरा मेरे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो कि 1000 से 1100 है, वो भी उसके बाद निकलेगा। तो इतना मेरे पास एक्सपायर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, इतना मेरे पास एक्सपायर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या कैपेसिटी क्या होगा, टी.वी. प्लस IRB। सिंपल। अगला फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये एक और टर्म है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। अच्छा, मेजॉरिटी टाइम देखो
इंस्पिरेट क्या बोलते हैं, ये जो रेसिड्यूल वॉल्यूम है वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, अगर मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात कर रहा हूँ तो नॉर्मली फोर्सफुल एक्सपायर नहीं करते हैं हम, ठीक है। नॉर्मली ये जगह ऐसे भरा होता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या होता है? फंक्शनल नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल मैंने 500 ml एक्सपायर कर दिया तो मेरे पास हवा अंदर और एक्सपायर कर सकता था, कितना, 1100 से 1200, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ ये इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मेरे पास जो एक्सपिरेटरी रिजर्व जो वॉल्यूम था वो मैं एक्सपायर कर सकता था, बट मैंने किया नहीं नॉर्मल में। अच्छा, और एक और चीज़, आरवी, मतलब मैं अगर मैं फोर्सफुली एक्सपायर भी कर देता तो भी मेरे लंग्स में कुछ एयर बचा रहता, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, मैं टाइडल वॉल्यूम निकाल देता हूँ अगर मेरे बॉडी से, तो भी मेरे अंदर थोड़ा सा कैपेसिटी रहता है एक्सपायर करने का, जिसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रेसिड्यूल वॉल्यूम। वो उसके साथ साथ एडिशनल वॉल्यूम जो रेसिड्यूल वॉल्यूम है, जो एक्सपायर करने के बाद भी 1100 से 1200 ml बच जाएगा मेरे लंग्स में, ये फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी है, ठीक है। ये नॉर्मली अंदर रहता है इवन आफ्टर एक्सेलेशन, मैंने नॉर्मली एक्सेल कर दिया तो भी इतना वॉल्यूम रहेगा, इन दोनों को जोड़ दो वो उतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब जरूरी, इतना कैपेसिटी मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, the maximum volume of air a person can breathe in after forceful expiration। मतलब मैंने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, मतलब टाइडल वॉल्यूम पहले 500 निकाल दिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल मतलब उसके आगे के 1000 से 1100 निकाल दिया, अब भी मैंने सांस लिया तो पहले क्या भरूंगा, ठीक है। दिस इंक्लूड्स पहले मैंने फोर्सफुल अगर एक्सपायर किया तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो भरूंगा पहले, फिर टाइडल वॉल्यूम भरूंगा, फिर इंस्पिरेटरी, मतलब ये कंबाइंड है ये तीनों चीज, ठीक है। और इन दोनों का समेशन मतलब सम टोटल द एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। क्या है ना, मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, उसके बाद मैं कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता हूँ, वो वाइटल कैपेसिटी, जो कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व और एक्सपिरेटरी रिजर्व तीनों को साथ में लेना हो जाए। वैसे ही ऑपोजिट भी होगा, मैंने एक्सपायर करने के बाद मैंने काउंट किया तो मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद जितना एक्सपायर कर सकता हूँ, वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी, ये सबका सम, ठीक है। टोटल मतलब समेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद इसमें कितना रहेगा, लंग के अंदर कितना रहेगा, इट इंक्लूड्स आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, आईआरवी, टीवी, ईआरवी का सम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये याद रखना, ठीक है। और के जगह पे ये याद रखना जिससे ये आप प्रोड्यूस कर सको, जो चीज़ आपको याद होती है याद कर लो, बस सिंपल एज दैट। ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार पढ़ने के बाद भी नहीं आती, इसलिए मैं सिर्फ एक और हेल्प कर सकता हूँ आपका, इसको मेमोराइज करने का, इसको विजुअलाइज करने का एक और बार। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आएगा जो कि ध्यान से देखना, जो कि आपको तभी नोटिफाई करेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को हिट करोगे। मैं जल्दी इस वीडियो को अपलोड करूँगा। इसके आगे एक्सचेंज ऑफ गैस है जो कि अगला टॉपिक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, विजुअलाइज करते रहें। With this, I end my class. Thank you so much. Jai Hind.